गोवा अग्निकांड के गुनहगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। थाईलैंड में लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिया गया है और आज थाईलैंड के फुकेट में से दोनों को बैंकॉक लाया जाएगा। ये जानकारी है। बैंकॉक में कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों को भारत लाया जाएगा। ये बड़ी खबर। कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अगले 2 से 3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे लूथरा बंधु। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उनको थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है और जानकारी ये है कि थाईलैंड के फुकेट से दोनों को बैंकॉक लाया जाएगा। वहां पर जो कार्रवाई है वो पूरी होगी और उसके बाद दोनों को ही भारत को सौंप दिया जाएगा, भारत लाया जाएगा। कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स को झटका लगा है। जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई है। अगले 2 से 3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में सौरभ और गौरव लूथरा आपको नजर आएंगे। ये बड़ी खबर। गोवा में जो अग्निकांड हुआ था उसमें 25 लोगों की जान चली गई थी और जब ये अग्निकांड हुआ गोवा में रातों रात ये देश छोड़कर फरार हो गए थे और थाईलैंड चले गए थे। वहां फुकेट में रह रहे थे और अब हिरासत में थाईलैंड पुलिस ने ले लिया है इनको। इस वक्त मैं फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां पर लूथरा ब्रदर्स यानी कि गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को रखा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो इमिग्रेशन सेंटर है जहां पर दोनों को रखा गया है। दरअसल दोनों का पासपोर्ट रद्द होने की वजह से उनको भारत लाने में थोड़ी जो है कठिनाइयों का सामना भारतीय एजेंसियों को करना पड़ रहा है। अब जो भारतीय एजेंसियां हैं वो एक इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी कराने में जुट गई हैं और उसके बाद ही जो है इन दोनों लूथरा बंधुओं को यहाँ पर भारत लेकर आया जाएगा। इस वक्त दोनों यही इसी इमिग्रेशन सेंटर के डिटेंशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं और कल से ही उन दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि उनको भारत लाने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, पहले दोनों को यहाँ से जो जानकारी हमें मिल रही है बैंकॉक लेकर जाया जाएगा और उसके बाद वहां से भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। दरअसल जब ये गोवा अग्निकांड हुआ था उसके तुरंत बाद ही जो दोनों ये लूथरा ब्रदर्स थे वो दोनों भाग गए थे। भाग करके यहाँ फुकेट में पहुंचे थे और इसके बाद गोवा पुलिस ने इनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया। इतना ही नहीं, इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया और एमईए ने इनके जो पासपोर्ट थे उनको सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से ये कहीं और नहीं भाग सके। आपको बता दें कि गुरुवार को जैसे ही पासपोर्ट सस्पेंड होने की खबर लूथरा ब्रदर्स को मिली और उसके बाद जो दोनों हैं ऐसी जानकारी मिल रही है कि कहीं और दूसरे देश भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही जो भारतीय एजेंसियां हैं वो यहाँ थाईलैंड पुलिस के संपर्क में थी। थाईलैंड पुलिस को जानकारी दी गई और जो लूथरा ब्रदर्स थे उनको लोकेट किया गया और वो इंडिको होटल के अंदर यहाँ पर पाए गए। इसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में उन दोनों को लाया गया है और अब हिरासत में लेकर उनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर लगातार चल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि से जल्द दोनों को यहाँ से भारत लेकर आया जा सके और जांच में शामिल किया जा सके। आपको बता दें कि दोनों ने रोहिणी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो लूथरा ब्रदर्स है वो कितनी जल्दी भारत पहुंच पाते हैं। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, फुकेट। तो थाईलैंड के फुकेट से मनोज वर्मा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आइए सीधे आपको वहीं पर लिए चले। फुकेट में ही मनोज की मौजूदगी है और आज किस तरीके से फुकेट से उनको बैंकॉक लाया जाएगा, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, इसी के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। मनोज, क्या डिटेल्स हैं, आज क्या कुछ होगा और भारत लाने की जो पूरी कार्रवाई है वो कब तक पूरी हो जाएगी, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अभी समय लग सकता है क्योंकि एक इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जो है वो जारी करवाया जाएगा भारतीय एजेंसियों की तरफ से। उसके बाद ही जो लूथरा ब्रदर्स है वो भारत पहुंचेंगे और आज क्योंकि शुक्रवार है और अगर आज इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है तो क्योंकि कल शनिवार है और फिर रविवार यानी 2 दिन की छुट्टी है तो उनको लाने में वक्त लग सकता है। लेकिन भारतीय एजेंसियों की पूरी कोशिश है कि जो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट है वो आज ही जारी करवाया जाए ताकि उनको जल्द से जल्द भारत लेकर आया जाए और उनको पूछताछ में शामिल किया जाए। इस वक्त मैं वहीं उसी इमिग्रेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर दोनों जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनको यहाँ पर आ गया है। लगातार फुकेट की पुलिस है उन्होंने तो पूछताछ की, साथ ही साथ भारतीय जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और लगातार जो भारतीय अधिकारी हैं वो यहाँ के अधिकारियों के संपर्क में है और कोशिश यही की जा रही है कि जो दोनों लूथरा ब्रदर्स हैं उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्द से जल्द पूरा हो और उनको जल्द से जल्द भारत लाया जा सके और उनको जांच में शामिल करवाया जा सके। जो पूरी कार्रवाई मनोज, उससे यही लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे सौरभ और गौरव लूथरा।
जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आज भारतीय एजेंसियां इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट इशू करा लेती हैं तो आज ही वो गोवा पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आज इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ तो उनको लाने में सोमवार तक का वक्त लग सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2 दिन छुट्टी है, शनिवार और रविवार का दिन है। तो लेकिन भारतीय एजेंसियों की पूरी ये कोशिश है कि आज ही जो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट है वो इशू करवाया जाए और दोनों को जो है वो भारत लेकर आया जाए, क्योंकि कल रोहिणी कोर्ट ने भी जो एंटीसिपेटरी बेल थी उनकी वो कैंसिल कर दी थी और एजेंसियां अब यही चाहती हैं कि उनको भारत लाने के बाद पूछताछ उनसे लगातार की जाए कि आखिरकार वो क्यों यहाँ से भाग गए थे। और जिस तरीके से बिल्कुल सामने आया कि वो लगातार पूछताछ से बचते फिर रहे थे, एजेंसियों से बचते फिर रहे थे, फरार थे, पॉकेट में छिपे हुए थे और एंटीसिपेटरी बेल लगाई, तो एजेंसियों की अब यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अब उनको भारत लेकर आया जाए और जांच में शामिल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी जो ट्रैवल सर्टिफिकेट है वो अगर बन जाएगा तो आज ही लाया जा सकता है और अगर आज नहीं बना तो कल सैटरडे और संडे का 2 दिन है, उसके बाद मंडे को ही ये पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन मनोज, कल जब इनको हिरासत में लिया गया तो कहां से इनको पकड़ा गया, कैसे इनको हिरासत में लिया गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जानकारी साझा करें मनोज। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों थे वो फुकेट के इंडिको होटल के अंदर मौजूद थे और जब इनको ये जानकारी मिली कि इन दोनों का जो पासपोर्ट है वो रद्द कर दिया गया है और उसके बाद जो है जो जानकारी हमें सूत्र दे रहे हैं कि इन्होंने कहीं और भागने की जो कोशिश थी वो ये कर रहे थे, यहाँ से कहीं और निकलना चाहते थे, लेकिन इनका जो पासपोर्ट था वो रद्द हो चुका था, कहीं जा नहीं पाए। इसके बाद जो भारतीय अधिकारी थे वो यहाँ थाईलैंड पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में आए और उन्होंने इनकी लोकेशन ट्रेस करने की मांग, हालांकि क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जो था वो पहले ही जारी किया जा चुका था इंटरपोल की तरफ से और जो थाईलैंड की एजेंसीज हैं वो लगातार जो है इनकी तलाश कर रही थी, तो इनकी जो लोकेशन थी वो यहाँ फुकेट के इंडिको होटल के अंदर मिली। वहां पर पुलिस की टीम पहुंची और दोनों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद जो भारतीय अधिकारी थे उनको इस मामले की जो जानकारी थी वो दी गई कि दोनों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद हिरासत में लेने के बाद दोनों को यहाँ इसी इमिग्रेशन सेंटर का डिटेंशन सेंटर है वो लेकर आया गया है और कल से ही वो दोनों जो है वो यहीं अंदर मौजूद है। लगातार उनसे जो पूछताछ है वो चल रही है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है लगातार वो चेक किए जा रहे हैं कि क्या जिस डॉक्यूमेंट्स पर वो पहुंचे थे वो वैलिड थे या नहीं थे। तो तमाम जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन भारतीय एजेंसी की पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द दोनों को जो है वो भारत लेकर आया जा सके ताकि पूछताछ में शामिल किया जा सके, उनसे जो सवाल जवाब करने हैं वो किए जा सके। जब उनको यहाँ से लेकर आया जाएगा सीधा गोवा जो है वो पहुंचा जाएगा और गोवा में अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। वहां पर जो गोवा पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दोनों की जो रिमांड की मांग है वो गोवा पुलिस की तरफ से की जाएगी और रिमांड लेने के बाद एक लंबी जो सवालों की फहरिस्त है वो गोवा पुलिस ने तैयार की हुई है उनसे पूछने के लिए आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि जिस दिन आग लगी थी उसी दिन दोनों के दोनों फरार हो गए थे, क्योंकि दोनों ने अदालत के अंदर ये बताया कि वो यहाँ पर अपने किसी काम से आए थे, लेकिन जिस तरीके से आग लगी और तुरंत अपने टिकट बुक करके वो यहाँ जो 25 लोगों की मौत हुई है मनोज, उसका मुख्य आरोपी इन दोनों को ही माना जा रहा है। और ऐसे क्या हुआ कि अचानक जब अग्निकांड हुआ, यहाँ पर अफरा तफरी मची, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी वहां पर और वहां आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक वो देश छोड़कर भाग गए थे। इस पर लगातार रहेगी नजर। शुक्रिया आपका मनोज पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर इसी बीच एक और है, आपको हम दे दें, भारत और अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है ट्रेड डील। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। मोदी ट्रंप के बीच आपसी सहयोग और व्यापार पर चर्चा हुई है। तकनीक, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र को लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है और दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देश वैश्विक स्थिरता के लिए काम करते रहेंगे, पीएम मोदी की ओर से कहा गया है। और ट्रेड डील को लेकर अहम मानी जा रही है मोदी ट्रंप की ये टेलीफोनिक वार्ता, ये बातचीत, ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है अलग अलग मुद्दों को लेकर और जल्द ही भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो सकती है, कहा जा रहा है। व्यापार, तकनीक, ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं दोनों ही देश, साथ में इस पर चर्चा हुई है। और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोले उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ये बड़ी खबर है। अमेरिका अगर पेशकश से खुश तो समझौते पर हस्ताक्षर करें, पीयूष गोयल की ओर से ये बयान दिया गया कि बड़ी खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से ये बात कही गई है। Negotiations are progressing well. We've had substantive discussions over several rounds of negotiations. In the past, I think 5 rounds have happened. The current visit is not a negotiating round. Current visit is a new deputy USTR who has joined about 3 months ago.
It's his first visit to India. We're getting to know each other. He's at the Commerce Secretary level, Vice Minister, so they're all getting to know each other well. He met me also. We had very good substantive discussions. But I've often said on record that a deal is only done when both sides stand to benefit. We should ever negotiate with deadlines or hard stops because you tend to make mistakes then. और इसी बीच एक बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसआईआर की मियाद बढ़ा दी है। यूपी में 26 दिसंबर तक एसआईआर के फॉर्म भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर की तारीख है जब तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात में 14 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। बंगाल, राजस्थान, गोवा और लक्षद्वीप में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने ये बड़ा कदम उठाया। अलग अलग राज्यों में एसआईआर की जो मियाद है उसको बढ़ा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। यूपी में 26 दिसंबर तक एसआईआर के फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार जहां 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और तमिलनाडु, गुजरात में 14 दिसंबर की तारीख है जब एसआईआर की प्रक्रिया वहां जब तक चलेगी। इसके अलावा बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप में ये प्रक्रिया एसआईआर की पूरी हो चुकी है। ये चुनाव आयोग की ओर से ये मियाद बढ़ाई गई है अलग अलग राज्यों में एसआईआर की, क्योंकि ये कहा जा रहा था काम बहुत ज़्यादा है, काम हुआ नहीं है और डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और लगातार जो बीएलओज है वो ये मांग भी कर रहे थे कि तारीख आगे बढ़ाई जाए, मियाद उनको दी जाए। और इसीलिए चुनाव आयोग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अलग अलग राज्यों में एसआईआर की जो मियाद है उसको बढ़ा दी है। 6 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया अब आगे बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक ये सब चलता रहेगा। आयोग ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की जो मियाद है उसको बढ़ाई। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान में समय सीमा बढ़ाई गई है। 26 दिसंबर तक जो है वो अलग अलग हिस्सों में होता रहेगा। एमपी, छत्तीसगढ़ और अंडमान में 18 दिसंबर की तारीख है जब ये सिलसिला चलेगा। बंगाल, गोवा, राजस्थान, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ये फैसला है चुनाव आयोग का। समाज सेवी अन्ना हजारे ने बड़ा ऐलान किया कि 30 जनवरी से आमरण अनशन शुरू करेंगे। अन्ना हजारे, ये उनकी ओर से बड़ा ऐलान किया गया कि लोकायुक्त कानून लागू न किए जाने के विरोध में उनका ये अनशन होगा। 30 जनवरी से रानीगल सिद्धि में अनशन शुरू करेंगे अन्ना हजारे। ये बड़ी खबर, बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया है। और अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस को पत्र लिखा कि 2022 में वादे के बावजूद लोकायुक्त कानून लागू नहीं हुआ, इस बात की उन्होंने याद दिलाई है। खबर यूपी के भदोही से है। भदोही में एक शख्स ने प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, लेकिन रात के वक्त जब वो शख्स अपना क्लिनिक बंद कर रहा था तभी गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी कैमरे में नजर आया कि कमलाकांत दुबे रात करीब 9:30 बजे क्लिनिक का शटर गिराकर ताला लगा रहे थे। तभी एक कार आई और उन्हें कुचल दिया। इस टक्कर के चलते कमलाकांत दुबे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब ये बात सामने आ रही है कि कमलाकांत दुबे ने प्रधान मनीष दुबे के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। शिकायत होने के बाद प्रशासन ने प्रधान मनीष दुबे के सभी अधिकार सीज कर दिए। अब परिवार का कहना है कि इसी बात से नाराज होकर मनीष दुबे ने कमलकांत दुबे की हत्या करवा दी। इन लोगों ने शटर बंद करते समय हमारे पिता के ऊपर अर्टिगा कार से उनकी हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस भी मान रही है कि हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई थी, जिसका सच अब सामने आ गया। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह गाड़ी उनको टक्कर मारती हुई दिख रही है, तो उसमें इंटेंशन और डेलिब्रेट तरीके से ये टक्कर मारी गई है। इसमें 302 मर्डर का केस इसमें पंजीकृत किया गया है। जांच में ये भी पता चला कि ये गाड़ी सुजीत यादव की है, जो मनीष यादव का करीबी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन फट गई। इसके बाद ऐसा नजारा वहां पर दिखाई दिया मानो सड़क पर फव्वारा फट गया हो। पाइपलाइन फटने के बाद पानी करीब 20 फीट ऊपर तक उछलता दिखाई दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो गांव में फव्वारा लग गया हो। बताया जा रहा है कि पानी के तेज प्रेशर के चलते ये घटना हुई, जिसके बाद किसानों के खेत तालाब में तब्दील हो गए। जब यह घटना हुई उस वक्त सड़क पर गांव के लोग मौजूद थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली के शाहदरा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डेयरी व्यवसायी के बेटे पर फायरिंग की गई है। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली के शाहदरा से बड़ी खबर है। डेयरी व्यवसायी के बेटे पर यह गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है।
और गोली लगने के बाद ये कहा जा रहा है कि युवक की हालत बहुत गंभीर है, उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अब पुलिस इस पूरे की मामले की पड़ताल कर रही है कि ये कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके से यहाँ पर गोलियां बरसाई। फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, तुरंत ही पुलिस वहां पर पहुंची और जांच पड़ताल की। कॉल मिली थी करीबन 10:30 बजे के आसपास, जिसमें एक लेडी ये कह रही थी कि उसके हस्बैंड को गोली लगी है। उसी सिलसिले में हमारी टीम यहाँ पर आई और हमने पाया यहाँ पर एक व्यक्ति अपने वर्कर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और उसके ऊपर पीछे एक बाइक से कुछ गोली फायर करी है, जिसमें से कुछ उसको लगी। कितनी गोलियां लगी हैं? अभी तक 3 गोलियां लगी हैं। हालत कैसी है? हालत अभी स्टेबल है, हम अपनी जांच कर रहे हैं, जो भी आगे रहेगा आप शेयर करें। यूपी से खबर है, ग्रेटर नोएडा में प्रशासन को तब विरोध का सामना करना पड़ा जब लोगों के अड़ जाने पर अतिक्रमण हटाने आए बुलडोजर वापस वहां से लौट गए। विरोध कर रहे लोगों ने एक्शन को नियमों के खिलाफ बताया कि एक नहीं कई सारे बुलडोजर आए, पुलिस की भारी फोर्स भी जुटी। प्रशासन के आला अधिकारी भी आए, लेकिन जैसे ही बुलडोजर स्टार्ट हुआ, लोग दीवार बनकर उसके सामने खड़े हो गए। कोई बुलडोजर पर चढ़ गया तो किसी ने बुलडोजर को चारों तरफ से घेर लिया। जमकर बहसबाजी हुई, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। किसान नेताओं का आरोप है कि अच्छेजा गांव की जमीन पर अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ, इसके बावजूद प्राधिकरण इस जमीन पर कब्जे की चाल चल रहा है। किसानों और अधिकारियों की नोकझोंक के बाद आखिरकार बिना कार्रवाई के बुलडोजरों को गांव से बेरंग लौटना पड़ा।